हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने भाग 9 और भाग 9A को क्लियर किया था। स्टूडेंट, भाग 10 को भाग 11 को नहीं पढ़ना होता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं। भाग 12 में कुछ अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं जिनको हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट, भाग 12 में किसके बारे में बताया गया है? तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं के बारे में बताया गया है। तो भाग 12 में अनुच्छेद कितने हैं? तो स्टूडेंट, अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300A तक हैं। तो स्टूडेंट, ये सभी अनुच्छेद हमको नहीं पढ़ना है। कुछ अनुच्छेद हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं अनुच्छेदों को पढ़ना है। भाग 12 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। बहुत सीमित ही अनुच्छेद हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अनुच्छेद 265 को समझते हैं। अनुच्छेद 265 में क्या है? विधि के बिना कर। स्टूडेंट, कर को टैक्स कहते हैं, तो विधि के बिना कर का अधिरोपण नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि बिना विधि के कोई कर नहीं लगाया जा सकता। किसी भी कर को लगाना है तो पहले कानून बनाना होगा, पहले विधि बनानी होगी। तो स्टूडेंट, जब भी टैक्स लगाया जाएगा, कोई नया टैक्स होगा, तो बिना विधि के ये नहीं हो सकता है। तो यही स्टूडेंट अनुच्छेद 265 में बताया गया है। विधि के बिना कर को अधिरोपण नहीं किया जा सकता। संसद और विधानमंडल जब कानून बनाएंगी तभी कर को अधिरोपित किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद 266 को समझते हैं। इसमें संचित निधि के बारे में बताया गया है, जिसे कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो संचित निधि होती है ये क्या होती है? तो स्टूडेंट, आपको बताएं, निधि दो प्रकार की होती हैं। एक संचित निधि होती है और एक आकस्मिक निधि होती है। तो स्टूडेंट, आकस्मिक निधि के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले संचित निधि को समझते हैं। तो स्टूडेंट, संचित निधि का मतलब होता है जितना भी टैक्स के माध्यम से पैसा जाता है वो सभी पैसा संचित निधि में जाके जमा होता है। उसके बाद स्टूडेंट, संचित निधि से बड़े बड़े पदाधिकारियों की सैलरी दी जाती है और सरकार को जितना पैसा चाहिए होता है उससे संबंधित विधेयक आता है संसद में। और स्टूडेंट, किसी राज्य को चाहिए होता है तो उसके विधानमंडल में विधेयक आता है, या तो धन विधेयक आएगा या वित्त विधेयक आएगा। तो स्टूडेंट, धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में हम आपको पीछे की वीडियो में बता चुके हैं। तो स्टूडेंट, सरकार जब भी पैसा निकालती है संचित निधि से तो धन विधेयक या वित्त विधेयक के माध्यम से निकाला जाता है। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि जितना भी पैसा टैक्स के माध्यम से संचित निधि में जाता है, उसके बाद स्टूडेंट संचित निधि से पैसा निकालना होता है सरकार को, तो विधेयक लाया जाता है। केंद्र की सरकार के लिए संसद में आता है विधेयक, और राज्यों की सरकार के लिए विधानमंडल में आता है विधेयक। तो स्टूडेंट, विधेयक के माध्यम से ही पैसा निकाला जा सकता है संचित निधि से। तो स्टूडेंट, ये संचित निधि हो गई। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि बताई गई है, जिसे कॉन्टीजेंसी फंड भी कहते हैं। स्टूडेंट, एक आकस्मिक निधि बनाई गई है जिसको स्टूडेंट इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, सरकार को अकस्मात पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो स्टूडेंट वो सरकार आकस्मिक निधि से पैसा निकालती है। क्यों? स्टूडेंट, मान लीजिए संसद का या भारत के किसी राज्य का विधानमंडल अपने सत्र में नहीं है, तो स्टूडेंट वो अपने सत्र में नहीं होगा तो विधेयक कैसे लाया जाएगा? मान लीजिए स्टूडेंट, देश में कोई इमरजेंसी पैसे की ज़रूरत है, कहीं बाढ़ आ जाए या कहीं आग लग जाए या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, तो स्टूडेंट इमरजेंसी रूप में पैसे की ज़रूरत कहाँ से पूरी की जाती है? तो स्टूडेंट, पहले से ही सरकार ने आकस्मिक निधि बना रखी है जिसे कॉन्टीजेंसी फंड कहते हैं। स्टूडेंट, इस कॉन्टीजेंसी फंड में पैसा कहाँ से आता है? तो वो पैसा संचित निधि से निकाल के आकस्मिक निधि में रख लिया जाता है। और स्टूडेंट, जब इमरजेंसी में कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार तुरंत आकस्मिक निधि से पैसा निकालती है और खर्च करती है। आई होप स्टूडेंट, संचित निधि और आकस्मिक निधि आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद 280 को समझते हैं। अनुच्छेद 280 में किसके बारे में बताया गया है? स्टूडेंट, इसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो स्टूडेंट, वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। स्टूडेंट, हमारे संविधान के किसी अनुच्छेद में
अगर किसी के बारे में बताया गया है तो वो संवैधानिक संस्था हो जाती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट वित्त आयोग जो है वो हमारी संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और वित्त आयोग को स्टूडेंट इंग्लिश में फाइनेंस कमीशन कहते हैं। तो स्टूडेंट इसके बारे में सभी हम पॉइंट अच्छे से समझते हैं। वित्त आयोग के गठन के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है। इसमें 1 + 4 = 5। इसका मतलब स्टूडेंट वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 5 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। तो स्टूडेंट इसमें 1 + 4 = 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। स्टूडेंट अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। योग्यता इनकी क्या होती है? तो स्टूडेंट संसद कानून बनाकर योग्यता निर्धारित करे। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के बारे में कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। स्टूडेंट संसद के ऊपर योग्यताओं के बारे में डाला गया है कि संसद कानून बनाकर योग्यता निर्धारित करे। नेक्स्ट स्टूडेंट, वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? तो वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्र राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के बारे में सलाह देना। स्टूडेंट राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में राजस्व का बंटवारा किस प्रकार से होना चाहिए, इसके लिए सलाह देता है। राज्यों को अनुदान के विषय में सलाह देना, जैसे स्टूडेंट कोई राज्य ज़्यादा गरीब है, कोई ज़्यादा पिछड़ा है कोई राज्य, तो उस राज्य को एक्स्ट्रा पैकेज देना, एक्स्ट्रा अनुदान देना, इसके बारे में वित्त आयोग सलाह देता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो स्टूडेंट वित्त आयोग जो होता है वो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। तो स्टूडेंट ये कार्य होते हैं वित्त आयोग के। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, जिनको क्षितिज चंद्र नियोगी भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, वर्तमान में 15वें वित्त आयोग। तो स्टूडेंट वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और स्टूडेंट ये कब से कब तक चलेगा? तो 2020 से 2025 तक चलेगा। स्टूडेंट इस बात को अच्छे से याद रखना है, 2020 से 2025 तक 15वां वित्त आयोग चलेगा। तो स्टूडेंट 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में अभी? तो NK सिंह हैं। NK सिंह मतलब नंद किशोर सिंह। स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। स्टूडेंट 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो YV रेड्डी। YV रेड्डी जो थे वो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं, जिनको NK सिंह कहा जाता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष क्षितिज चंद्र नियोगी थे। कि वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, इसके बारे में स्टूडेंट हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अनुच्छेद 300 का को समझते हैं। 300 का स्टूडेंट अनुच्छेद जो है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया है। तो इसमें क्या जोड़ा गया है? संपत्ति को कानूनी अधिकार बनाया गया है। इस बात को अच्छे से स्टूडेंट याद रखना है आपको। जो संपत्ति है, संपत्ति पहले मौलिक अधिकार थी, तो स्टूडेंट मौलिक अधिकार की श्रेणी से संपत्ति को निकाल के कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। और स्टूडेंट किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है ये? तो अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।